नमस्कार, मैं अश्विनी। खेती करने वालों की बोलचाल की भाषा में कहते हैं कि खाद्यान्न उत्पादन ज़्यादा करने वाले हों तो देश भूखा नहीं रहता है। अगर उत्पादन के पीछे ज़्यादा लोगों की भूख मिटाने का मकसद हो तो फिर परेशानी खड़ी हो सकती है। शायद देश में 1966 के वक्त हरित क्रांति का भी यही आधार रहा था। तो फिर क्या आज हम खेती के आधार से भटक रहे हैं? क्यों हमारे देश में 60 करोड़ किसानों की फौज मौजूद रहने के बावजूद हमें दाल के लिए अफ्रीकी देशों पर निर्भर रहना होगा? क्या भारत किसी गैर मुल्क की खेती के भरोसे अपनी ज़रूरतों को पूरा कर पाएगा या फिर देश का किसान दाल पैदा करने में सक्षम नहीं है? आखिर कैसे विदेशी दाल के इस फॉर्मूले पर केंद्र सरकार काम कर रही है और क्या इस फैसले से देश और किसान के हित में उम्मीद होनी चाहिए? बिग फाइट लाइव में खास मेहमानों के साथ आज बात इसी पहलू पर होगी। और इस बीच आज के सवाल का रुख करेंगे और जानना चाहेंगे आपसे कि क्या देश का किसान दाल पैदा करने में सक्षम नहीं है? firstindianews.com पर आप अपनी राय हम तक पहुंचा सकते हैं या फिर फेसबुक और ट्विटर पर ये बता सकते हैं कि इस सवाल पर आप क्या राय रखते हैं। ये विदेशी दाल कब गलेगी और कैसे गलेगी, बात करेंगे। बीजेपी से तन्मय शर्मा जी हमारे साथ होंगे, कांग्रेस से कुछ ही देर में मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे। किसान नेता रामपाल जाट जी हमारे साथ हैं, साथ ही खाद्य व्यापार महासंघ के अध्यक्ष बाबूलाल गुप्ता जी बातचीत में हमारे बीच मौजूद हैं। अब सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। रामपाल जाट साहब, इस फैसले को एक किसान किस नज़र से देख रहा है? अश्विनी जी, 2010 से हम एक लड़ाई लड़ रहे हैं पूरे राजस्थान के किसान कि सरकार न्यूनतम समर्थन मूल्यों पर खरीद करे। और एक नहीं, अनेक मीटिंग हजारों किसानों में भाग ले चुके, एक से ज़्यादा लाख किसान अपने हस्ताक्षर करके सरकार को दे चुके। सरकार है कि टस से मस नहीं होती। 2010 में मूंग का न्यूनतम समर्थन मूल्य था 3670 रुपये एक क्विंटल का और मूंग बिका 1700-1800 रुपये प्रति क्विंटल, लेकिन सरकार ने सुध नहीं ली। उसके बाद नंबर आया उड़द का। उड़द का जो दाम था 3270 था, उड़द बिक रहा था 2200-2500। और इसी ढंग से चना, हम लड़ाई लड़ते लड़ते थक गए। माननीय मोदी जी के राज में भी हमने लगातार कहा कि आप खरीद करो चने की। चने का जो दाम है वो एमएसपी से नीचे जा रहा है, किसानों को कम दामों पे चना बेचना पड़ रहा है। सरकार है कि टस से मस नहीं हुई। तो यदि चने की खरीद नहीं करती और फिर बात करेगी विदेशों से चना की दाल लाने की, अरहर की दाल लाने की, तो इससे ज्यादा बेईमानी किसानों के साथ और देश के साथ कुछ नहीं हो सकती। ये मैं एक मकसद की भी बात करना चाहूंगा, क्योंकि अक्सर फैसलों की बात करके हम लोग रह जाते हैं। मैं जानना चाहता हूं इसके पीछे आपको क्या मकसद लगता है? केंद्र सरकार की ये क्या नीति हुई? अश्विनी जी, हमारी केंद्र सरकार की नीति तो स्पष्ट है पहले से ही कि ये विदेशी लोगों को कैसे पनपाए, विदेशियों के लिए भारत के बाजार को कैसे तैयार करें। तो पहले तो ये केवल बाकी सामान में थे, अब तो उन्होंने कृषि में भी विदेशी बाजार इनको शुरू कर दिया। और एफडीआई में जो उन्होंने 100% खाद्य प्रसंस्करण इसमें जो उनको खोला है, ये आश्चर्य की बात है। तो वो संकेत है। और आज उसी के अधीन हमारे प्रधानमंत्री जी विदेश जा रहे हैं और विदेशी किसानों को आश्वस्त कर रहे हैं कि आप अरहर की दाल पैदा करो, आपको अच्छे दाम देंगे और आपके आयात ड्यूटी 0 रहेगी, आपकी खरीद की हम गारंटी देंगे। अरे ये आश्वासन यही दे दो ना। तो सरकार की जो मंशा है, इस देश के द्वारा चुनी गई सरकार, इस देश के किसानों के द्वारा चुनी गई सरकार विदेशी किसानों की पैरवी कर रही है, विदेशी किसानों। चलिए, मैं बाबूलाल गुप्ता साहब आपका भी रुख करना चाहता हूं, आपसे भी जानना चाहता हूं कि इस पूरी तस्वीर के पीछे का मकसद क्या लगता है और इसका भारतीय बाजार पर कितना असर होगा? देखिए, निरंतर एक व्यवस्था बनी हुई और कोई आज ये शॉर्टेज नहीं है। पहले 10 लाख टन मंगाई, फिर 20 लाख टन मंगाई, फिर 25 लाख टन, 45 लाख टन, 55 लाख टन। तो एक व्यवस्था ऐसी कायम हो गई थी कि बाहर से, विदेश से दालें मंगाते रहो और यहाँ खपाते रहो। और वो 2-3 कंपनियाँ थी, वो दोनों तीनों कंपनियाँ आज भी काम कर रही हैं और तब भी काम कर रही थी। और उन्हीं के द्वारा ये मंगाया जाता था, वही लोग लेके आते थे, वही लोग यहाँ डिस्ट्रीब्यूशन में आते थे। कभी रोक लिया, जैसे पिछले दिनों जब अरहर के दाम एकदम से तेज़ हुए थे तो मैंने बराबर कहा था और आप ही के इस पटल पे कहा था कि 25,000 टन दालें जब पोर्ट पे 3 महीने तक पड़ी रहेंगी तो निश्चित रूप से ये
कौन आदमी है, किसके साथ कौन मिला हुआ है, इनको क्यों रखा गया है। जी। यही स्थिति आज यहाँ फिर कायम होने जा रही है। मैं भी हमेशा एफडीआई का विरोध करता रहा हूँ कि एफडीआई नहीं आनी चाहिए, और हमारे साथ ऐसे समझ लीजिए कि बड़े बड़े नेता बीजेपी के भी खड़े होकर के ये कहते रहे कि एफडीआई नहीं आनी चाहिए। एफडीआई आ गई। अब बाकी बचा था एक क्षेत्र, एग्रीकल्चर, और एग्रीकल्चर को भी माननीय प्रधानमंत्री जी इसे एफडीआई के रूप में देखेंगे। अगर आयातित दाल का इस्तेमाल किया जा रहा है, भारत कह रहा है कि हम सिक्योरिटी लेकर आ रहे हैं, फूड सिक्योरिटी की बात हो रही है। नहीं, देखिए, फूड सिक्योरिटी एक जुदा बात हो गई। मैं एक छोटी सी बात ये कहता हूँ कि एक दायित्व है केंद्र सरकार का कि आदमी को दाल और रोटी उपलब्ध कराएं, और इस दाल और रोटी में, जैसे मैं अगर व्यापार की बात करूं तो हमने निरंतर साथ दिया हमने, परंतु जैसी जैसी जो पॉलिसियां इनको निरंतर कहते रहे, जैसे मैं आज 10 साल से ये बात कहते रहा हूँ, रामपाल जी भी इसके गवाह हैं कि भाई किसान को आप कुछ मदद दीजिए। यहाँ की लंबी एकड़ ज़मीन, इतनी एकड़ ज़मीन यहाँ फालतू पड़ी हुई है, और उसको ये बोना चाहता है, पर न तो ज्ञान उसके पास में जो लोग बोना चाहते हैं, और न सीड। ये सीड भी अभी 2 साल पहले जब ये नई भाजपा की सरकार आई तो प्रभुलाल जी लेके आए कोई मूंग का बीज, और उस मूंग के कारण आज ये हो गया कि आप देख लीजिए, चने की आज अगर 105 रुपये 10 रुपये दाल बिक रही है तो मूंग का दाल 70 रुपये बिक रहा है। तो कहने का मतलब ये है कि कहीं ना कहीं एक जो गुड गवर्नेंस की बात की जाती है, अच्छी पॉलिसी की बात की जाती है, ये सब बेकार है। और मैं तो ये कहता हूँ कि जो अफ्रीका से आने वाली दाल है वो आएगी नहीं, ये मान के चलिए। तन्मय जी, इस बीच में मैं जानना चाहता हूँ, मोदी सरकार के 2 साल पूरे हुए तो एक नारा दिया गया कि हम गांव, गरीब और किसान की बात करेंगे। यहाँ किसान हाशिए पर जाता हुआ नजर आ रहा है, तो दावा कैसा? देखिए, सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा कि जो नरेंद्र मोदी जी ने, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जो डिसीजन लिया वहाँ मोजाम्बिक जाकर दाल आयात करने का, उसकी एक प्रणाली उन्होंने निश्चित करी कि हम उनको हर तरह की टेक्नोलॉजी देंगे। हम बताएंगे हमें कि किस तरह से हमें दाल चाहिए और किस तरह का हमें उत्पादन चाहिए और हमारे यहाँ क्या इंडिया में कंज्यूम होता है। ये उन्होंने इस नज़र से किया कि हर साल हम करीब 40 से 45 लाख टन डेफिसिट में जाते हैं दाल कंजम्पशन के। मोदी जी का एक लक्ष्य है, और ये लक्ष्य बहुत ही सजग है, बिल्कुल सटीक है कि हर घर में दाल, जो कि भारत का एक हर घर का एक मतलब बिल्कुल एक ऐसा हिस्सा है जो हर घर में जिसकी ज़रूरत पड़ती है, वो हर घर में पहुंचे। प्लस उसकी जो कीमतें आसमान छू रही हैं, उनको किसी तरह ला करके कंट्रोल करके नीचे लाया जाए, जिससे हर आदमी आराम से दाल खरीद के खा सके। आंकड़े कहते हैं कि 55 लाख टन की रिक्वायरमेंट है भारतीय बाजार में, जो कि हम लोग हर साल आयात करते हैं। इस बीच में मोजाम्बिक का जो टारगेट है वो 2021 तक जाकर आयात करने का 2 लाख टन का होगा, और इसके लिए संसाधन देंगे, टेक्नोलॉजी देंगे, यहाँ तक कि बीज देंगे। मैं ये जानना चाहता हूँ कि क्या ये सब भारतीय बाजार में मुमकिन नहीं था? बिल्कुल, भारतीय बाजार के ऊपर आप अगर भारत की जलवायु और स्थिति को देखें, पिछले 2 साल से भारत में मानसून काफ़ी कमज़ोर रहा। मध्य प्रदेश, जो कि हमारा सबसे बड़ा प्रोडक्शन देता है हमें दाल का, उसको भी अगर आप एनालाइज करें तो हमारा जो आउटपुट था दाल का वो गिरा इसलिए कि किसान को अगर पानी नहीं मिलेगा, अगर ज़मीन उपजाऊ नहीं होगी, तो वो क्या उगाएगा? वो पलायन करेगा किसी दूसरी कृषि प्रोडक्ट के ऊपर कि दाल नहीं तो कुछ और उगाए। इसीलिए हमारा दाल का जो प्रोडक्शन था वो डाउन हुआ। उसको कंट्रोल करने के लिए, क्योंकि कंजम्पशन लगातार बढ़ रहा है, डिमांड और सप्लाई का जो डेफिसिट है वो गैप लगातार बढ़ता जा रहा है। की बात है, अभी बाबूलाल जी बोल भी रहे थे कि 25,000 टन के आसपास जब दाल की किल्लत देश में थी, उस वक्त पोर्ट पर पड़ा माल था, और मैनेजमेंट जो है पूरी तरह से इस मामले में विफल रहा। तो फिर आप मैनेजमेंट की कमी को छिपाकर बात करना चाहते हैं? उसके ऊपर उसी समय में निर्णय लिया गया था, ये बात सही है, और उस समय में निर्णय लिया गया था और वो दाल को डिस्ट्रीब्यूशन चैनल में डाला गया था। अभी भी आज बात करते हैं 20 लाख टन का एक डिपॉजिट बनाने की बात की गई है कि स्टॉक रहे दाल का, एक बफर स्टॉक रहे दाल का। वो इसी को मद्देनजर है कि किसी तरह से काला बाजारी को कंट्रोल किया जाए। जिस समय दाल की डिमांड भयंकर बढ़ जाती है देश के अंदर, उस समय काला बाजार के जो लोग हैं वो सक्रिय होते हैं, उनका दमन करने के लिए जमाखोरी हो या काला बाजारी हो, मुनाफाखोरी हो, इस पूरे दौर में उसको कैसे पनपने से रोका जाए, और क्या इसके लिए मोजाम्बिक की दाल या फिर अफ्रीकी देशों में
उगाई गई दाल मुमकिन रास्ता निकाल पाएगी। मैं लौटूंगा आपके पास में। मोहन डागर जी जुड़े हैं कांग्रेस से हमारे साथ। मैं डागर साहब आपसे जानना चाहता हूं, क्योंकि आप देरी से जुड़े। रामपाल जी ने जो तस्वीर पेश की या बाबूलाल जी जो बात बता रहे थे, उस बीच में कांग्रेस का क्या मत है? क्या अफ्रीकी देशों की मदद से हम कुछ हासिल कर पाएंगे? बिल्कुल, ये बात बिल्कुल गलत है। अश्विनी जी, मैं आपको धन्यवाद देना चाहूँगा कि आपने एक बहुत इतना ज़बरदस्त इशू है ये जो अफ्रीका से दाल मंगाने वाला, इस पे आपने बहस शुरू की। ये बहस आपके माध्यम से नहीं, पूरे देश में ये बहस छिड़ चुकी है कि भारत देश जो इसमें कि लगभग 7 लाख किसानों का देश है, बहुत बड़ा देश है और कृषि प्रधान देश है जिसकी इकोनॉमिक्स पूरी कृषि पर टिकी हुई है। भारत देश में बिल्कुल संभव है कि पूरे देश में इतने सक्षम किसान हैं कि जो दालों का उत्पादन कर सकते हैं और सारी जो पल्सेज हैं उनकी उत्पादन अलग अलग राज्यों में होता आया है और पहले भी कोई कमी नहीं रही है। लेकिन इस गवर्नमेंट का ये मिसमैनेजमेंट है कि किसानों को मैं एक बात कह के आपको दुरुस्त करना चाहूंगा। नरसिम्हा राव सरकार में कृषि मंत्री थे बलराम जाखड़ जी, उस दौरान भी ये प्रपोजल आया था। उसके बाद यूपीए 1 में शरद पवार के कृषि मंत्री रहते हुए भी ये प्रपोजल आया था और अब इसको अमल में लाया गया। ऐसा नहीं है कि पहली मर्तबा इस सोच पर काम किया जा रहा है। तो फिर आप ये बात अलग है और करने में फर्क वाली बात कर रहे हैं कांग्रेस की ओर से। नहीं, ये बात अलग है। लेकिन राजस्थान और भारत देश में भी ऐसे किसान हैं कि बारिश के, जैसे कि अकाल की बात कर रहे हो, बारिश का पानी होता है, उसका ड्रेनेज सिस्टम सुधारा जा सकता है, पानी को जगह जगह रोका जा सकता है और कृषि उत्पादन बढ़ाया जा सकता है। अगर इतना खर्चा भारत देश के किसानों के ऊपर किया जाए, अभी जो रूरल डेवलपमेंट की बात है, एग्रीकल्चर के जो बजट की बात है, अखबारों में और मोदी जी वाहवाही लूटना चाह रहे हैं, जबकि ऐसा प्रैक्टिकल में कुछ नहीं हो रहा। क्रॉप इंश्योरेंस की पिछले दिनों बात छिड़ी, लेकिन क्रॉप इंश्योरेंस में लागत मूल्य किसानों का आज दिन तक तय नहीं किया और इन चीजों पर ध्यान नहीं दे रहे और अफ्रीका से दाल मंगाने के ऊपर इतना फोकस कर रहे हैं, ये बिल्कुल गलत है। क्या कुछ गलत लगा आपको? शायद मुझे, हाँ, इनका एक कुछ आंकड़ा शायद थोड़ा गलत था। किसानों की संख्या हमारे भारतवर्ष में काफी बड़ी है, जो उन्होंने बताया शायद 60 करोड़ है। दूसरी मैं बताऊं कि समर्थन मूल्य और कंपनसेशन का जो फिगर, अगर आपको अश्विनी जी आप ही को ध्यान होगा, इस पटल पे भी कई बार बात हुई है इसमें, कि कंपनसेशन जो किसानों को दिया गया वो 33% करके दिया गया है, वो बढ़ाया गया है। प्रपोजल हुआ है, हाँ, मई से लागू होगा। अब जो मतलब इस मानसून में कम से कम एक लागू स्टेप लिया गया, कम से कम एक प्रॉमिसिंग स्टेप लिया गया किसान को देखते हुए, उस गरीब को देखते हुए कि उसकी बेसिक नेसेसिटी जब वो लॉस में जाता है उसको कैसे पूरी की जाए। उसके अलावा हम बात करते हैं सॉइल कार्ड बनाया गया किसान को देखते हुए, इंश्योरेंस किया गया और उसके अलावा अवेलेबिलिटी ऑफ यूरिया, जो कि हमारी सबसे बड़ी आप खुद जब इन पक्षों को रख रहे हैं तो आप क्यों नहीं मानते कि देश में ये संसाधन दाल उत्पादन को बढ़ावा देने में कामयाब होंगे, कारगर होंगे? 55 लाख टन की जरूरत है। जी हाँ, बाबूलाल गुप्ता साहब, मैं ये कह रहा हूँ कि गत वर्ष राजस्थान ने 6 लाख टन मूंग पैदा किए, 4 लाख टन मोट पैदा किया, 75,000 टन उड़द पैदा किया। और अगर यही व्यवस्था पूरे देश में हो जाए तो हम क्या नहीं पैदा कर सकते? कौन कहता है नहीं पैदा कर सकते? जी, इतनी बड़ी पैदावार हमने की है, जबकि बारिश की कम भी थी और राजस्थान तो वैसे ही सूखा में रहता है हमेशा ही, उसके बावजूद हमने इतना पैदा किया है। तो हम ये व्यवस्था अगर पूरे भारत में लागू की जाए तो ये दाल का उत्पादक नहीं बल्कि निर्यातक देश बन सकता है। ये उत्पादन ढूंढ रहे हैं वहाँ मोजाम्बिका में और तंजानिया में, और मुझे पता नहीं कि जो सबसे बड़ा उत्पादक देश है म्यांमार, वहाँ माननीय प्रधानमंत्री जी क्यों नहीं गए? पर ये मैं मानता हूँ कि शॉर्टेज है, पर शॉर्टेज को पूरा करने का अगर जरिया बनेगा तो भारत ही बनेगा, भारत का किसान और ही वो रास्ता क्या हो सकता है और क्या इस दिशा में केंद्र सरकार ने कभी सोचा नहीं या फिर काम करने की कोशिश नहीं की? वक्त ब्रेक का है, लौट रहा हूँ और लौट के फिर इसी मसले पर बात होगी।